अंदाजा हुआ कि नेपाल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए आप इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ें। नेपाल लिखा हुआ है कि नेपाल ने हाल ही में अपने यहाँ पर लग्जरी आइटम्स का इंपोर्ट बंद कर दिया है। कारण क्या है? देखिए, लग्जरी आइटम्स का अर्थ इस तरह से समझिए कि जो सुख सुविधा या विलासिता के लिए, जैसे महंगी गाड़ी हुई, महंगे मोबाइल्स हुए, शानदार कंपनी के कपड़े हुए, कुछ इस प्रकार के आइटम्स जिन्हें परचेज करने के लिए आपको विदेशी कंपनी से सामान खरीदना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मानक मुद्रा के रूप में डॉलर का उपयोग किया जाता है। चूंकि आप विदेशी सामान खरीदेंगे तो आपको अपने पास रखा हुआ डॉलर जो है वो देना पड़ेगा, यानी कि नेशनल बैंक को अपने पास रखा हुआ डॉलर देना पड़ेगा। और जब डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा तो राष्ट्रीय जो इनके पास में फॉरेक्स है या फॉरेन रिजर्व है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि नेपाल ने विदेशी वस्तुओं के आयात पर, विशेष रूप से लग्जरी आइटम्स के बैन को, इंपोर्ट को जो है वो बैन कर दिया है, ये कहते हुए कि उनके फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कमी दर्ज की गई है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लग्जरी आइटम्स का जो इंपोर्ट है वो बैन कर दिया गया है। ये आपके सामने न्यूज़ है, आप इस प्रकार से इस न्यूज़ को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नेपाल की लोकल न्यूज़ है जो आप सुन रहे हैं। लग्जरी आइटम्स को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा जिससे कि आपको ये स्थिति क्लियर होगी। आप में से कईयों के मन में अभी भी सवाल बनेगा कि सर, नेपाल के अंदर तो आम आदमी जो रहता है उसके पास डॉलर थोड़ी है, जो नेपाली रुपया में पेमेंट करता है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? मान लीजिए सर उसको ना टोयोटो की गाड़ी खरीदनी है तो वो तो नेपाली रुपया में पेमेंट करेगा, वो थोड़ी ना डॉलर में पेमेंट करेगा। सर फिर डॉलर को लेकर के इतनी लड़ाई क्यों मचती है? बहुत सही सोच रहे होंगे आप, लेकिन वास्तविकता में कुछ अलग तरह से व्यापार होता है। आप भले ही रुपया में व्यापार करें, लेकिन जो आपकी कंपनी है जब वो विदेश से कोई सामान मंगा रही है तो वो डॉलर में ही व्यापार करती है। फिर आप पूछेंगे सर विदेशी कंपनी को डॉलर मिलता कहाँ से है? तो सुनिए, जिस देश के अंदर व्यापार हो रहा है, आपने जितना भी पैसे में माल खरीदा वो कंपनी उस रुपये को लेकर के आरबीआई के पास पहुंचती है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, ऐसे वहाँ पर नेपाल की राष्ट्रीय बैंक है। वहाँ पर जब कंपनी पहुँचती है और वहाँ कहती है कि साहब देखिए ये तो रुपया पकड़िए और इसकी एवज में हमें आप क्या दे दीजिए? डॉलर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला रुपया नहीं समझता है, केवल डॉलर समझता है। आरबीआई कहेगी कि भाई तुम मुझे रुपया दे रहे हो, मैं तुम्हें डॉलर दे रही हूँ। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को मनी एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये भी तो कर सकते हैं कि ये लोग सामान खरीदने पे रोक ना लगाएं लेकिन अपनी बैंक को मना कर दें कि वो डॉलर दे ही ना, है ना, मतलब कि ये अपना डॉलर जो है वो चुकाए ही ना। फिर आपके मन में एक सवाल और बनेगा, है ना। पहला तो सवाल ये बन गया कि डॉलर चुकाए ही ना, यानी कि दे ही ना। सर आरबीआई जैसे या उनकी राष्ट्रीय बैंक के पास फिर डॉलर आया कहाँ से? ये भी सुन लीजिए। ये आया कहाँ से, इसके बारे में अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि जिस भी कंपनी ने व्यापार किया उसने डॉलर में व्यापार किया। वस्तु विनिमय जब हुआ तो कोई सामान अगर बाहर बेचा तो आरबीआई कहती है कि मैं विदेश से आने वाले पैसे को डॉलर में लूंगी। ऐसा नहीं है कि तुम कन्वर्ट करा के रुपये में मुझे पैसा पकड़ा रहे हो। विदेश से अगर धन ला रहे हो तो डॉलर में ही मेरे पास जमा कराओ। यानी आरबीआई और उनकी राष्ट्रीय बैंक, जो भी देश की राष्ट्रीय बैंक होती हैं, ये समझदार श्रेणी की कंसीडर इसीलिए की जाती हैं। आगे बात समझ में। फिर एक सवाल बनता है, सर यदि ऐसा ही है तो ये रोक क्यों नहीं लगा देते? देखो बेटा, आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में दुनिया भर की सभी राष्ट्रीय बैंकों के ऊपर जो कि बेसल नॉर्म्स फॉलो करती हैं उन पर मतलब कहे अनकहे एक रोक है। रोक इस बात की है कि वो अपने ऊपर हार्ड पॉलिसी नहीं अपना सकती। हार्ड पॉलिसी से मतलब वो ये नहीं कह सकती कि साहब हम आपको डॉलर नहीं देंगे। हाँ, लिमिट कर सकती हैं। लिमिट कर सकती हैं से मतलब कि भाई आप मांगने गए आज, वो आपको परसों पकड़ा रही है। आप मांगने गए $100, उसने आपको 90 पकड़ा दिए। कंट्रोल कर सकती है, इनकार नहीं कर सकती है। अगर ऐसा होगा तो विदेशी कंपनियां विनिमय करना बंद कर देंगी, विदेशी कंपनियां व्यापार करना आपके देश में बंद कर देंगी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये दुनिया भर के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े हैं जिसमें भारत जो है वो दुनिया के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे नंबर पर खड़ा हुआ है। अब साथियों, जब इनके वित्त मंत्री से पूछा गया कि साहब एक बात बताइए जनार्दन शर्मा जी, आपके यहाँ पर आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका के भी दिन इसी प्रकार से खराब हुए थे। श्रीलंका में भी सबसे पहले तेल खरीदने का पैसा खत्म हुआ था। श्रीलंका के अंदर भी ऐसे ही विदेशी वस्तुओं को खरीदने पर रोक लगाई गई थी। आपके तो कहीं हालात ऐसे नहीं हो रहे हैं। इनने साहब मंत्री होने के नाते इस बात को स्वीकार किया कि भैया ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। और अभी हमारे पास 6 महीने तक, आने वाले समय में 6 महीने तक
व्यापार करने के लिए या विदेशी सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है। अच्छा, फिर इनसे पूछा गया तो साहब ऐसी ही बात है, तो फिर आपने अपने गवर्नर को क्यों हटाया? तो बोले हमने अपने गवर्नर को इसलिए हटाया क्योंकि गवर्नर की जिम्मेदारी थी कि वो 7 महीने का भंडार अपने पास बचा के रखे, लेकिन साहब 6 महीने का ही बचा के रखा। ऐसी स्थिति में पनिशमेंट मिला है उसको कि साहब 1 महीने का उसके पास में विदेशी वस्तु खरीदने के लिए धन नहीं था, तो हमने उसको यहाँ से हटा दिया है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सारी की सारी बातें जो हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। क्लियर? फिर इनसे पूछा गया कि साहब एक बात बताइए, आपके पास विदेशी मुद्रा का असली भंडार है क्या? तो इनने कहा कि देखिए हमारे पास असली भंडार तो ये है कि हमारे लोग जो विदेशों में नौकरी करने जाते हैं वो हमारे लिए डॉलर लेके आते हैं, लेकिन इन दिनों 2 प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। एक, मार्केट डाउन चल रहा है और दूसरा, टूरिज्म भी प्रभावित हो रहा है। अब आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जब से श्रीलंका में क्राइसिस आया है तब से आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि श्रीलंका का भी जो मेजर क्राइसिस था ना वो टूरिज्म डिपेंडेंट था। नेपाल के साथ भी ऐसा ही है। आपको मालूम होना चाहिए कि नेपाल में एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी आते हैं, लेकिन पहले कोरोना और कोरोना के बाद में वर्तमान में चल रहा यूक्रेन रशिया क्राइसिस, उसके चलते विदेशियों का आगमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आए। अब आप पूछेंगे कि साहब एक बात बताइए, इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है कितना, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए असल में इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार 11.75 बिलियन डॉलर था, जो कि घट करके 17% घट करके 9.75 बिलियन डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा भंडार अब 6 महीने की वस्तुओं और सेवाओं के आयात को बनाए रखने के लिए ही बचा है। अगर आपको नेपाल की मदद करनी है तो टूरिज्म का उपयोग करिए, टूरिज्म का माध्यम से। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आपके दिमाग में और आएगी, सर नेपाल तो लैंडलॉक कंट्री है, एक तरफ चीन से एक तरफ भारत से जुड़ा है, इसके पास सबसे ज़्यादा व्यापार कौन से देश से होता है? तो आपको जान लेना चाहिए कि इसका अधिकांश व्यापार इंडिया के माध्यम से होता है। फिर आप पूछेंगे सर हम और नेपाल आपस में रुपये के अंदर लेन देन क्यों नहीं कर लेते? हम इसलिए नहीं कर लेते क्योंकि असल में हम जो इसको सामान भेजते हैं ना, उनमें से बहुत सारा सामान हमने खुद ने भी इंपोर्ट किया होता है। जैसे आपको मान लीजिए कि पेट्रोल इनके पास भेजना है तो इंडिया भी तो परचेज ही किया है ना उसको, गोल्ड भेजना है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदना है, बेचने हैं, मोटर इक्विपमेंट्स बेचने हैं, ये सभी की सभी टेक्निकल गुड्स जो हैं वो जनरली हम इधर से उधर खुद भी इनके लिए खरीद करके दे रहे होते हैं। तो एक प्रकार से ये समझिए कि नेपाल जो है वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सस्पेंड करके ये तो क्लियर कर चुका है कि उसकी आर्थिक 2 स्थितियों में, पहली लग्जरी गुड का इंपोर्ट बैन करना और दूसरी सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सस्पेंड करना, ये तो दर्शाता है कि इनके पास फॉरेक्स में इन दिनों दिक्कत आ रही है। हालांकि स्थिति अभी इतनी खराब नहीं है क्योंकि मार्केट धीरे धीरे खुल रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि इंडिया कितने डॉलर का इनके साथ व्यापार करता है। तो एक आंकड़ा है जिसके अनुसार इंडिया प्रति साल मतलब आप इसको देखिए 917 मिलियन यानी कि 9.17 मिलियन जो है बिलियन जो है उसका व्यापार करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। ये सारे सामान हैं, मशीनरी, सीरियल्स, इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल आर्टिकल, आयरन, स्टील, एडिबल, रेजिडुअल, ये सारी चीज़ें जो